तो कल मैंने आपको 16 तक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। इन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? सदिश बीजगणित वाला, ठीक है ना। तो उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है ना। आपको दो सदिश दे देगा, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, और बोल देगा कि भैया इसका ये जो दो सदिश हैं ये समांतर चतुर्भुज की समलग्न भुजाएं हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। बहुत ही आसान है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। और वो जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वही इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, ये करेंगे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, 3D ज्योमेट्री। इसके अंदर आपको न्यूनतम दूरी वाला सवाल मिलना ही मिलना है, ठीक है। आपको दो रेखाएं दे देगा, बोलेगा कि इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। गारंटीड आएगा ये सवाल, इस चैप्टर में से न्यूनतम दूरी वाला सवाल गारंटीड आएगा, ठीक है ना। अब न्यूनतम दूरी वाला सवाल कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या विषमतलीय हैं। वो कैसे पता चलेगी? लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ है, म्यू के साथ जो लिखा हुआ है, आप देखो कि क्या आप इनको सेम बना सकते हो। अगर आप इनको सेम बना पाओगे ना, कुछ कॉमन कॉमन ले लो आकर के, अगर आप इनको सेम बना पाओ तब तो ये समांतर है। अगर सेम नहीं बना पाओ तो इसका मतलब ये विषमतलीय है, ठीक है। विषमतलीय के लिए अलग फॉर्मूला होता है और समांतर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको सेम बना नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से कॉमन भी निकाल लूँ, कॉमन निकालूंगा तब भी ऐसा ऐसा नहीं बना पाऊंगा। तो इसका मतलब ये विषमतलीय है। विषमतलीय है तो हम विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो फॉर्मूला लगाने के बाद सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एलपीपी वाले सवालों पर, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उन सवालों पर आते हैं। इन सवालों को करने का तो एक फिक्स पैटर्न होता है कि ग्राफ बना लो, फिर छायांकित भाग कर लो। अगर छायांकित भाग जो आपका सुसंगत क्षेत्र है, छायांकित भाग जो बनता है ना वो सुसंगत क्षेत्र होता है। जो आपका सुसंगत क्षेत्र है, अगर वो परिबद्ध हुआ तब तो आसानी से निकल जाता है। अगर वो परिबद्ध नहीं हुआ तो एक स्टेप और करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। 5 नंबर में आ सकता है, अगर आपके बोर्ड में 8 नंबर का तो 8 नंबर में आ सकता है। तो अच्छी तरह से कर लेना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्रायिकता वाले सवालों पे। प्रायिकता वाले सवालों में बेस थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से कर लेना। जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो ये भी बेस थ्योरम से संबंधित है। क्या रखा है कि 4 लाल और 4 काले गेंदे हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काले गेंदे हैं। एक थैले को यादृच्छिक चुना गया, तो दो घटनाएं मान लेंगे, E1 E2। E1 हो जाएगा पहले थैले को चुना, E2 हो जाएगा दूसरे थैले को चुना, ठीक है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि भैया हमने जो बॉल निकाली वो लाल निकली, और वो जो बॉल है वो पहले थैले से निकली हो, ठीक है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, रिवर्स पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है। तो प्रायिकता में इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 4 सवाल आज मैं आपको कराने वाला हूँ, और इसके बाद आपके पूरी क्लास 12th मैथ के जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं फिर, चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17वां। क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समलग्न भुजाएं जो हैं वो ये हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उस समांतर चतुर्भुज की समलग्न भुजाएं आपको दे रखी हैं। कैसे करेंगे? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो डिटेल दे रखी है उनको लिख लो। हमें क्या दे रखा है? हमें ए वेक्टर दे रखा है जो कि है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप। बी वेक्टर हमें दे रखा है जो कि है 2 आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का के कैप। हम क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसके लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पहले। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डेटमेंट की सहायता लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप लिखा, और इसके बाद ए वेक्टर के जो घटक है उनको लिख लो। जैसे 1 -1 3 यहाँ लिख दो, 1 -1 3। फिर बी वेक्टर के घटक लिख लो, जैसे 2 -7 1 यहाँ लिख दो, 2 -7 1 लिख दिया। अब इसका सोल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा हमारे पास आई कैप, ये गया माइनस का 1 और प्लस का 21, -1 प्लस का 21। फिर माइनस का जे कैप लिखो, ये गया 1 -6। फिर प्लस का के कैप लिखो, ये गया ये हो जाएगा -7 प्लस का 2, -7 प्लस का 2। सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 20 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 के कैप। तो ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब इसका ले लो मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? हो जाता है अंडर रूट इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर,
कर लो। 20 का स्क्वायर हो गया 4, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, जोड़ लो, ये हो गया √450। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या निकला गया, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला आया। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या देना, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, √450 वर्ग इकाई है। इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, नहीं तो आप बस इतना करके छोड़ाओ, सही माना जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करना है। अब भी समझो, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और क्या लिखा है कि ये जो दो वेक्टर हैं ये समांतर चतुर्भुज की समलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, अगर आपको समांतर समांतर चतुर्भुज की समलग्न भुजाएं दे रखी हो ना, और आपसे कह दे कि भैया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनकी कॉस कर लो, ये कर ली, फिर इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लो, वो ज्ञात कर लिया, जो इसका मैग्नीट्यूड आया ना वही हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो बस उसी को हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको सवाल ऐसे भी मिल सकता है कि है ना, आपको दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि ये दो वेक्टर जो हैं वो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब आपको क्या करना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ निकाल के इसको 2 से डिवाइड कर देना है, इसका हाफ कर देना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझे, अगर आप ये चीज़ निकालते हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, अगर आप इसका हाफ कर देते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। समझ में आ गई। तो ये दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, इनको आप ऐसे कर लेना। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये दो रेखाएं दे रखी है, बोल रखा है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। कभी भी न्यूनतम दूरी वाला सवाल आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या आप इन दोनों को सेम बना सकते हो, कॉमन कॉमन ले लवा करके क्या आप इनको सेम बना सकते हो। देखो, आपके अनुसार अगर मान लो कि मैं यहाँ से कुछ कॉमन भी लेता हूँ तब भी ऐसा बन नहीं पाएगा। बन नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये दो रेखाएं जो हैं विषमतलीय हैं। ठीक है, और विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग होता है ना, वो फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ। मैं कह दूंगा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बाद में जगह छोड़ देते हैं ना, काम आएगी। यहाँ लिख देता हूँ, तो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर अगर दो रेखाएं विषमतलीय हैं, ये दो रेखाएं विषमतलीय हैं क्योंकि इनको मैं सेम नहीं बना सकता, तो अगर दो रेखाएं विषमतलीय हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे b1 वेक्टर b2 वेक्टर a2 वेक्टर a1 वेक्टर ये चाहिएगा, लिख लेते हैं। कहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं। सबसे पहले दो रेखाएं लिख लो, ये दो रेखाएं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें एक रेखा दे रखी है आर वेक्टर बराबर आई कैप जमा 2j कैप जमा 3k कैप प्लस में लैम्डा टाइम आई कैप माइनस का 3j कैप जमा का 2k कैप। फिर दूसरा है हमारे पास आर वेक्टर बराबर 4i कैप 5j कैप 6k कैप प्लस में म्यू टाइम्स 2i कैप 3j कैप k कैप। ठीक है ना, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दो रेखाएं हैं बेसिकली जो कि वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं। तो अब मुझे इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, उसका फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे b1 वेक्टर b2 वेक्टर a2 वेक्टर a1 वेक्टर ये चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं कहूँगा यहाँ इसको बोलते हैं हम a1 वेक्टर, इसको बोलते हैं हम a2 वेक्टर। a1 वेक्टर कितना है, ये है जी, लिख दो यहाँ पे आई कैप 2j कैप 3k कैप। a2 वेक्टर कितना है, ये है जी, लिख दो यहाँ पे 4i कैप 5j कैप 6k कैप। ठीक है, b1 वेक्टर ये है, b1 वेक्टर कितना है आई कैप माइनस का 3j कैप 2k कैप। b2 वेक्टर कितना है, b2 वेक्टर जी ये, लिख दो यहाँ पे 2i कैप 3j कैप k कैप। ठीक है, अब फॉर्मूले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे हम b1 वेक्टर और b2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ कर रहा हूँ b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, इनकी कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डेटमेंट की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले b1 वेक्टर के घटक लिखो, b1 वेक्टर घटक क्या है 1 -3 2। फिर b2 वेक्टर घटक लिखो, वो क्या है 2 3 1। सॉल्व कर लो,
ये हो जाएगा आई कैप, ये गया, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का जे कैप लिखो, ये गया, 1 माइनस का 4, माइनस का 3, फिर ये गया 3 प्लस में 6, 3 प्लस में 6 हो गया 9, ये गया हमारे पास माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप। अब ये जो वैल्यू आई ना, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, करना जरा एक बार। ये हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप डॉट प्रॉडक्ट ए टू वैक्टर माइनस A1 वैक्टर कर लो। ये तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, इसलिए मैंने पहले नहीं करा, यहाँ पे कर लेंगे डायरेक्टली। ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 आई कैप 3 जे कैप, 5 2 गया 3 नहीं हो गया, 6 में 3 गया 3 के कैप। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है B1 वैक्टर क्रॉस B2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, कैसे लेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 9 तिया 27, 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 बटे में इसको सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 162 और 9 171। ठीक है, 27 से 27 कट गया, 9 का मापांक 9 ही होता है, बटे में क्या है रूट 171, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो और भी कर सकते हो, है ना। जैसे 171 किस पे जाता है, 171 जाता है 3 पे, 3 पंजे 15, 2 बच गया, 3 सत्ता 21, फिर 3 कम 3, 3 निमा 27, 19 कम 19, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 9 बटे में 3 रूट 19, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 बटा रूट 19। ये क्या, ये दूरी आई है ना, दूरी को हम इकाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इकाई नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई जो लिख देना बेटा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ गई, ऐसे सोल्व करना है। रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ध्यान से सुनो। कभी भी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला सवाल आ जाए ना, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला सवाल आ जाए, तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि क्या ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, विषमतली रेखाएं हैं। कैसे पता चलेगा, आप ये देखो कि क्या मैं इनको सेम बना सकता हूँ, तो आपके आंसर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, विषमतली रेखाएं हैं। और विषमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, विषमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है ना। तो ध्यान से फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला हमने लगाया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, सोल्व करना चालू किया, सोल्व करते 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 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इस फॉर्मूले में किस किस की जरूरत है उसको आप ऊपर लिख देना बस। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लें, आपको आंसर सही मिल जाएगा। क्लियर है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये आ गया आपका रैखिक प्रोग्रामन वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, और आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, है ना, तो उस पर करना। अगर मान लो कि ग्राफ पेपर ना मिले तो स्केल से प्रॉपर आप लाइन खींचना, डब्बे जो है बराबर बराबर डिस्टेंस में बनाना, स्केल से प्रॉपर। ठीक है, बिना स्केल के करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी हमका। ग्राफ पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो फिर स्केल से प्रॉपर बनाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा कि आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल करिए। सिंपल सी बात यह है कि ये व्यवरोध है और इस फंक्शन को हमें न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है। कर देते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जिस फंक्शन का आपको न्यूनतमीकरण करना है या फिर अधिकतमीकरण करना है उसको लिख लो। हमें दोनों चीज़ करनी है तो हम दोनों चीज़ लिख देते हैं, हमें न्यूनतमीकरण भी करना है और अधिकतमीकरण भी करना है। किसका करना है, इसका करना है भाई, लिख दो यहाँ पे z इक्वल टू 3x = 9y का। ठीक है, व्यवरोध क्या दे रखे हैं, व्यवरोध हमें दे रखे हैं जी, एक तो ये दे रखा है x + 3y <= 60, एक ये दे रखा है x + y <= 10, एक दे रखा है x <= y। तीन विवरोध हैं, लास्ट के दो विवरोध तो वैसे ही कॉमन सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया पहले चतुर्थांश में ग्राफ बनाना। ठीक है, पहले चतुर्थांश में छायांकित भाग करना। ठीक है, ग्राफ तो कहीं बना सकते हो, पहले चतुर्थांश में छायांकित भाग करना, इसका ये मतलब लास्ट के दो विवरोधों का। तो इसका हमें न्यूनतमीकरण भी करना है, अधिकतमीकरण भी करना है, और ये हमें विवरोध दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप।
तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खींच लेते हैं वाई अक्स एक्स अक्स, थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ वाई अक्स और एक्स अक्स। तो ये तो हो गया जी वाई अक्स, ये हो गया जी हमारा एक्स अक्स। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स अक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई अक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप इस लेस देन इक्वल टू का जो निशान है इसको बराबर का निशान समझ लो, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है ना, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 3y बराबर 60, है ना। अब यहाँ पे हम डब्बा बना लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बना रहा हूँ। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स के लिए जीरो ढालूंगा तो वाई के लिए कितनी आएगी, एक्स के लिए जीरो ढालूंगा तो वाई के लिए आएगी 20, और वाई के लिए जीरो ढालूंगा तो एक्स के लिए कितनी आएगी 60। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट पता चल गए। इन 2 पॉइंट की सहायता से हम इस रेखा को बना सकते हैं। इस रेखा को बनाएंगे तो फिर हम इस इनइक्वलिटी को बना पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट प्लॉट करता हूँ। एक है जी 0,20, 0,20 प्लॉट कर लो, तो 10 20, 0,20 ही हो गया। ठीक है, एक है जी 60,0, 60,0 प्लॉट करते हैं, 10 20 30 40 50 60, ये हो गया जी 60,0। इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं और इनको बिल्कुल बिल्कुल स्केल से मिलाना सही ढंग से। थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, थोड़ा सा भी स्केल हिला तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये मैंने स्केल से इनको मिला दिया प्रॉपर ढंग से। तो ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, ये मैंने ग्राफ बनाया इस रेखा का। क्या नाम है इसका, इस रेखा का इक्वेशन क्या है इस रेखा की, इस रेखा की इक्वेशन है एक्स प्लस 3y बराबर 60। लेकिन मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 का। अब लेस देन इक्वल टू 60 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो 0,0 ढाल के देखेंगे। 0,0 ढाल के देखना है यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, जो कि ट्रू है। 0 60 से छोटा होता ही है। ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो छायांकित भाग बनेगा वो 0,0 की तरफ बनेगा, यानी कि इस तरफ छायांकित भाग बनेगा। अब आपको छायांकित भाग बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा तीर का निशान लगा दें ताकि आपको आइडिया लग सके। तो ऐसे देखो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लग सके भाई छायांकित भाग इस तरफ बनना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। हम्म, ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम करते हैं इसकी बात, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे बराबर का निशान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ साइड में, थोड़ा सा लाइन खींच दी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर में 10। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ अपन नीचे बना देते हैं। ग्राफ साइड में मत बनाना, ग्राफ नीचे बनाना। साइड में बनाते हो ना तो तुम अच्छा नहीं बनाते, ठीक है, खिचड़ी टाइप लगता है, तो नीचे बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ ना। सबसे पहले मैंने व्यवरोध लिखे, फिर उसके बाद डब्बे बनाए, उसके बाद फिर ग्राफ बनाया, ऐसे बना लेना। एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसलिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट कौन से हो जाएंगे, आप कहेंगे सर एक्स के लिए 0 ढालूंगा तो वाई के लिए 10 आएगी, और वाई के लिए 0 ढालूंगा तो एक्स के लिए 10 आएगी। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, 0,10 10,0। इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0,10 तो ये हो गया, 0,10 हो गया जी ये, और दूसरा है हमारे पास 10,0, 10,0 हो गया जी ये, 10,0 हो गया ये। इन दोनों पॉइंट्स को आपस आपस में मिला लो। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन आपस में मिला लेते हैं, मिला लिया, और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन गया। अभी जो मैंने रेखा खींची है, इस रेखा की इक्वेशन क्या है, इस रेखा की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो लिख दो यहाँ पे, इस रेखा की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 10। मुझे किसका ग्राफ चाहिए, मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का ग्राफ चाहिए, तो अपन 0,0 इसके अंदर ढाल के देखेंगे। 0,0 ढालोगे तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 0 10 से बड़ा होता है कि नहीं होता, अब मुझे 0 तो 10 से बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जो छायांकित भाग बनेगा वो 0,0 से दूर बनेगा। समझे, 0,0 ढाल के देखो, अगर ट्रू आ जाए तो 0,0 की तरफ छायांकित भाग कर दो, फॉल्स आ जाए तो 0,0 से दूर छायांकित भाग कर दो। तो जो छायांकित भाग बनेगा वो इस तरफ बनने वाला है, इस तरफ। तो तीर का निशान लगा दो आप, ताकि आपको आइडिया सके। तो ये हमने तीर का निशान लगा दिया। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। ये क्या है हमारा, ये जी एक्स बराबर वाई। तो एक्स बराबर वाई का ग्राफ बनाते हैं। डब्बा बना लो, यहाँ पे लिखो एक्स, यहाँ पे लिखो वाई। एक्स के लिए 0 ढालूंगा, वाई के लिए 0 आएगी। एक्स के लिए 10 डालूंगा, वाई के लिए 10 आएगी। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, एक तो 0,0, एक 10,10। 0,0 तो यहाँ हो गया, 0,0 तो यहाँ हो गया, 10,10 यहाँ हो गया। ये हो गया ना, ये वाला तो पॉइंट है 10,10। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को अपन आपस में मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अपन आपस में मिला देते हैं।
कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमने मिला दिया। ये किस रेखा की क्वेश्चन है, ये इस रेखा की क्वेश्चन है एक्स बराबर वाई की, तो यहाँ पे आप लिख दो एक्स बराबर वाई। ठीक है, अब ये तो एक्स बराबर वाई का ग्राफ बन गया, मुझे ग्राफ बनाना है एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई का। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप कहीं से 0,0 ढाल के देख लो, लेकिन 0,0 यहाँ पे ढालेंगे ना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0,0 ढालोगे तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। 0 0 के बराबर होता है ना, लेस देन होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, कोई एक चीज होनी चाहिए। तो 0 0 के बराबर तो है ही, तो ट्रू चीज तो है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है, ट्रू तो है, ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो छायांकित भाग बनेगा वो 0,0 की तरफ बनेगा। अब ये रेखा खुद 0,0 से जा रही है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई छायांकित भाग बनाओ 0,0 की तरफ, तो कौन सा भाग बनाओगे, क्या ये वाला भाग 0,0 की तरफ है या फिर ये वाला भाग 0,0 की तरफ है, तो तुम बता ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि खुद ये 0,0 की तरफ, खुद ये 0,0 से जा रही है, इसलिए तुम नहीं बता पाओगे। समझे। वैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं भाई 0,0 की तरफ कौन सा भाग है, तो तुम ये भी नहीं कह सकते सर ये है ना, तुम ये कह सकते है ना। तो दिक्कत आ रही है 0,0 ढालने पे। कोई बात नहीं, कोई दूसरा पॉइंट ढाल लो, जरूरी थोड़ी है 0,0 ढालना है, कोई भी पॉइंट ढाल सकते हो। ठीक है, तो मैं दूसरा पॉइंट ढाल लेता हूँ। दूसरा पॉइंट कौन सा ले, लेट से कि मैं ले लेता हूँ, लेट से 10,0 ले लेता हूँ। ये वाला पॉइंट मैं इसके अंदर ढाल के देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। 10,0 यहाँ पे ढालूंगा तो हो जाएगा 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या 10 0 से छोटा होता है, आपके आंसर 10 0 से छोटा नहीं होता, यानी कि फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो छायांकित भाग बनेगा वो इस पॉइंट से दूर बनेगा, दूर मतलब यहाँ पे। समझे, इसका यह मतलब होता है। तो जो छायांकित भाग बनेगा वो इस तरफ बनने वाला है, इस तरफ। तो आप तीर का निशान लगा दो, तो यहाँ पे मैं तीर का निशान लगा देता हूँ। समझे, क्लियर है। और इनका मतलब तो ये होता है कि भाई जो छायांकित भाग बनेगा वो पहले चतुर्थांश में बना लेना। ठीक है, तो इसके लिए आपको तीर का निशान लगाने की जरूरत है नहीं। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि सारे के सारे तीर के निशान जो है वो किस भाग में कॉमन आ रहे हैं। तो आपके आंसर सारे के सारे तीर के निशान जो है वो इस भाग में कॉमन आ रहे हैं। तो इसको आप डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, तो इसको मैं कर देता हूँ डार्क। ठीक है, डार्क जरूर करना। मैंने सैम्पल पेपर में टेस्ट लिया था तो उसमें बच्चों ने डार्क ही नहीं कर रखा। ये सुसंगत क्षेत्र है तो इसको डार्क कर देना बेटा, कर दिया। अब जो सुसंगत क्षेत्र है उसमें जहां जहां कोने बन रहे हैं, जहां जहां चोंच बन रही है उसको उठा लो। जैसे एक तो यहाँ बन रही है, इसको ऊपर आप एक काम करो, इसको ऊपर है ना खोखला सर्कल भी बना दो ऐसे। एक यहाँ बन रही है, इसको भी खोखला सर्कल बना लो। एक यहाँ है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट आप अंदाजा लगा सकते हो, ये वाला पॉइंट है 15,15। ठीक है, नहीं तो आप है ना जब स्केल से बनाओगे तो वैसे पता चल जाएगा। ये है 15,15। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 5,5 है। ठीक है, तो इसको भी आप सर्कल कर दो, खोखला सर्कल कर दो 5,5, ताकि टीचर को पता चल सके ना कि भैया ये जो खोखले खोखले सर्कल किए अपने ने, बिंदु लगाई उसके ऊपर खोखला सर्कल, बिंदु लगाई खोखला सर्कल, ताकि टीचर को पता चल सके कि ये हमारे कोणीय बिंदु है। ठीक है, वापस समझ लो। सबसे पहले हमने न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण लिखा, फिर हमने अवरोध लिखे, फिर हमने ये जो अवरोध थे हमारे 3 जो मेन अवरोध थे इनके हमने डब्बे बना लिए। डब्बे बनाने के बाद ये प्लॉट करे, पॉइंट प्लॉट करके लाइन बनाई। उसके बाद फिर छायांकित भाग पता किया, जहाँ पे छायांकित भाग कौन बनाया वो हमारा सुसंगत क्षेत्र हुआ। जो सुसंगत क्षेत्र उसमें जहाँ पे कोने बन रहे हैं, सुसंगत क्षेत्र में देखने हैं, हर कहीं नहीं, सुसंगत क्षेत्र में सिर्फ, सुसंगत क्षेत्र में जहाँ पे कोने बन रहे हैं वो हमारे कोणीय बिंदु कहलाते हैं। तो अब हम कोणीय बिंदु वाली टेबल बनाएंगे। और कोणीय बिंदु वाली टेबल जरूर बनाएं, कई बच्चे कोणीय बिंदु की टेबल नहीं बनाते, खिचड़ी से लिख देते हैं, वो ना करें बेटा। कोणीय बिंदु की टेबल जरूर बना लें आप। ठीक है ना, अब जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कोणीय बिंदु की टेबल बना देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या था हमारा, 3x जमा 9y था ना, तो यहाँ पे आप लिख दो 3x जमा 9y। कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो है जी 0,10, यहाँ लिख दो। एक है जी 0,20, यहाँ लिख दो। एक है जी 5,5, वो भी यहाँ लिख दो। और एक है जी 15,15, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये पॉइंट को इसके अंदर ढालना, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 दाएं 90, ये ढालो 9 दूनी 18, 180, ये ढालो 5 तिया 15, 9 पंजे 45, 45 15 60, और ये ढालो 15 तिया 45 और 15 निम्मा 135, 135 45, 135 45 180। ठीक है, तो इनमें से न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम है ये, तो यहाँ पे आप लिख दो न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम कौन सा है, ये भी है ये भी है, तो दोनों जगह आप अधिकतम लिख दो। ये भी अधिकतम है और ये भी अधिकतम है। अब लास्ट लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है। लास्ट लाइन आप क्या कहोगे, आप कहोगे चूंकि, चूंकि जो हमारा सुसंगत क्षेत्र है, जो छायांकित भाग हमारा बना, जो कॉमन हिस्सा आया था वो हमारा बाउंडेड है, खुला हुआ तो था नहीं, बंद था ना वो, तो बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब ये होगा कि जेड का न्यूनतम मान यही होगा, 5,5 पे 60 होगा। न्यूनतम मान 5,5 पर 60 है, तथा अधिकतम मान अधिकतम मान कितना है, 0,20 और 15,15 पर 180 है। 0,20 और 15,15 पर 180 है। ठीक है, होता क्या है कि अगर अधिकतम मान दो बिंदुओं पर सेम है ना, तो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसके हर एक पॉइंट पर उसका अधिकतम मान ही पाएगा। यानी कि अगर आप ये कहना चाहें ना, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो अधिकतम मान है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर हर एक पॉइंट है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई? इन दो बिंदुओं से मिलने वाली जो रेखा है ना, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, हमेशा उसका अधिकतम मान 180 पाएगा। अगर आप ये बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं। एक नंबर में अगर सवाल आया तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, वैसे आएगा नहीं। समझिए भाई आपने कैसे किया है, रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण लिखा, फिर विरोध लिखे, फिर डब्बे बनाए, फिर ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर फिर हमने कोने बिंदु वाली टेबल बनाई, टेबल बनाकर लास्ट लाइन लिख दी, और ये हमारा काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपके 5 नंबर का सवाल आया तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर का सवाल आया तो 8 नंबर मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए बेस थ्योरम से संबंधित प्रश्न है ये, ध्यान से देखना। क्या लिखा है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काले गेंदे हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काले गेंदे हैं। एक थैले को यादृच्छिक से चुना गया, हो सकता है कि पहला थैला चुना हो सकता है दूसरा थैला चुना गया, कोई एक थैला रैंडमली चुना गया। ठीक है, उसमें से एक गेंद निकाली गई जो कि लाल निकली। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो लाल गेंद निकली है ये पहले थैले से निकली हो। कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो घटनाएं मान लो। माना एक घटना हमने मान ली E1, एक घटना हमने मान ली E2। E1 घटना क्या है, पहले थैले को चुना, पहले थैले को चुना। E2 E2 घटना क्या हो जाएगी, दूसरे थैले को चुना, दूसरे थैले को चुना। ए घटना क्या हो जाएगी, बेस थ्योरम में हम ए घटना उसको बोलते हैं जो हो चुकी होती है। क्या घटना हो चुकी है, लाल गेंद निकल चुकी है। ठीक है, तो ए घटना क्या है, लाल गेंद का निकलना, या फिर लाल गेंद निकल चुकी है, नि, निकाली गई, निकाली गई लिख दो। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है क्या, कि भैया लाल गेंद निकाली जा चुकी है, लाल गेंद निकाली जा चुकी है और ये पहले थैले से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। लाल गेंद तो निकल गई, ये पहले थैले से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस फॉर्मूले को आप खोल लो, खोलना जरा इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए क्या होता है बेटा, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यह मानते हुए कि E1 हो चुका है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यह मानते हुए कि E1 हो चुका है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यह मानते हुए कि E2 हो चुका है। समझे, इसको खोला तो ऐसे बन गया, और इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनकी जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं। E1 क्या है, पहले थैले को चुनना, E2 क्या है, दूसरे थैले को चुनना। दो थैले हैं, उसमें से पहले थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। दूसरे थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। समझे, आपके सामने दो थैले रखे हैं और आप आंख बंद करके कोई एक थैला चुन रहे हैं, तो किसी भी एक थैले को चुनने के चांसेस कितने हैं, 50% ही तो है। 50% मतलब 50/100, 50/100 मतलब 1/2। समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना बेटा, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब क्या है कि पहला थैला चुन लिया, E1 क्या है, पहला थैला चुनना ना, तो पहला थैला चुन लिया, उसमें से लाल बॉल निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ कि पहले थैले में से लाल बॉल निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप कहेंगे सर 4/8, तो लिख दो बस, पहले थैले में से लाल बॉल निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/8। अब ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही है, तो सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, दूसरे थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दूसरा थैला चुन लिया, उसमें से लाल बॉल निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। दूसरे थैले में से लाल बॉल निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके आंसर 2/8, 2/8। तो यहाँ पे आप लिख दो 2/8, सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे रीजन जरूर बता देना। जैसे आपने 1/2 1/2 1/2, इसका रीजन तो बता ही दिया, ये देखिए ये रीजन बता दिया। अब यहाँ पे ये 4/8 और 2/8 ये कैसे आए वो बता देना। कैसे लिखोगे, सिंपल कह देना प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन है, ए बाई इवन है पहले थैले में से लाल बॉल का निकलना, जो कि 4/8 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, दूसरे थैले में से लाल बॉल का निकलना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/8 होगी। समझे? ये चीज़ आप बस लिख देना, है ना। ज़्यादा लिखना चाहो तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है, बस इतना तो जरूर लिखना है, लिखना। ठीक है, इतना लिख देना, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं बेटा। इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 4/16, ये हो जाएगा हमारे पास 4/16, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/16। सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 4/16 और 6/16। 16 से 16 कट गया, ये आ गया हमारे पास 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हमारे पास आंसर आ गया 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, दो थैले थे, कोई एक थैला चुना हमने, हमने बॉल निकाली, वो बॉल लाल रंग की निकली। हमें बताना है कि ये जो बॉल निकली है पहले थैले से निकली है। रिवर्स पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। रिवर्स पॉलिटी वाला क्वेश्चन आ गया तो बेस थ्योरम से होगा। बेस थ्योरम का फिक्स पैटर्न है। तो पहले E1 E2 मान लो, फिर ए मान लो। ए हम उसको मानते हैं जो चीज़ हो चुकी होती है, बेस थ्योरम में ए उसको मानते हैं जो चीज़ हो चुकी होती है। क्या चीज़ हो चुकी है? लाल बॉल निकल चुकी है, तो ए हमने इसको मान लिया। मुझे बताना है कि भैया लाल बॉल निकल गई और वो पहले थैले से निकली हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो बस इसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अंदर हमने फिर हम वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे 4/8, 2/8, ये कैसा है वो हमने यहाँ पे रीजन देके बता दिया। सॉल्व किया और सॉल्व करने पे ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? तो आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के पूरी मैथ बुक के आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है कि सैम्पल पेपर ले आएँ, बाजार से सैम्पल पेपर ले आओ बेटा। 10 बार बता चुका हूँ और 11वीं बार वापस बता रहा हूँ। सैम्पल पेपर का मतलब क्या होता है? सैम्पल पेपर कह लो, मॉडल पेपर कह लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कह लो। ठीक है, एक ही बात है यार तीनों, है ना। वो ले आओ, अनसोल्ड लेके आना। ठीक है, अनसोल्ड मिले ना मिले तुम ले आओ, एक बार ले आओ। उसके बाद फिर है ना 3 घंटे बैठो आराम से, पूरा पेपर सोल्व करो। देखो कि कौन से क्वेश्चन में खुद को नंबर दो, खुद को नंबर दो, और फिर देखो कि कौन से क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। ठीक है, उसको ठीक करो, है ना। फिर वापस से दूसरा सैम्पल पेपर सोल्व करने लग जाओ। जैसे टेस्ट सीरीज में सैम्पल पेपर नहीं लिए थे क्या आपके, वैसे आप खुद के सैम्पल पेपर खुद लो और खुद चेक करो, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सैम्पल पेपर लाए नहीं है। मेरे को तो समझ नहीं आता कि भाई इतने पैसे तुम खुद की जेब में रख के क्या करोगे? खर्च कर लो बेटा, कर लो खर्च। हैं, फालतू की चीज़ों में तो खर्च कर लेते हो, सैम्पल पेपर लाने में खर्च नहीं कर सकते क्या? 100-200 रुपये लगा लो, खर्च कर लो, सैम्पल पेपर ले आओ। ठीक है, नहीं तो किसी से कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मांग लो और वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, नंबर देखो कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। इन्हीं से ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में, समझो। समझो भैया, समझो। वीडियो वीडियो देखते रहोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वीडियो तो पूरे साल देख ही रहे थे, अब तो सैम्पल पेपर सोल्व कर लो बेटा। तो बस यही है, जिसको एक बार में समझ में आती है उसको एक बार में समझ में आती है, जिसको 10 बार समझाएं फिर भी समझ ना आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मानो अगर आप सैम्पल पेपर सोल्व कर लोगे ना, फाइनल एग्जाम वाले दिन आप खुद कहेंगे कि सर जो सैम्पल पेपर हमने सोल्व किए ना, जो 8-10 सैम्पल पेपर हमने निकाले एग्जाम से पहले 4-5 दिन की छुट्टियों में, वही एग्जाम में आया, आप खुद कहोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ले आओ और पढ़ लो, निकाल लो उसमें से क्वेश्चन पेपर, निकाल लो उन क्वेश्चंस को, निकाल लो। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, अब आगे मैं देखूंगा कि क्या बनाऊं। अगर मुझे लगा कि सैम्पल पेपर सोल्व करवाना है तो सैम्पल पेपर सोल्व कराऊंगा, अगर मुझे लगा कि कुछ और चीज़ करानी तो और चीज़ कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।